स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म। और जैसे मैं बोलता ही हूँ कि आप चाहोगे तो कर लोगे। तो ये लेक्चर भी आपके लिए बिल्कुल आसान है। टोटली डिपेंड कर रहा है कि इस टाइम आप कैसा सोच रहे हैं कि आसान है या मुश्किल। अब लगता है कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमेशा ही आसान रहेगा। नहीं, ये सच में आसान है। बस इसके बाद आप 2-3 बार इसे लिख के देखना एंड इसका थ्योरी जिस भी बुक से मिल जाए, लाइक अगर मैं बोलूँ तो आप एनसीईआरटी में टॉटोमेरिज्म नहीं मिलेगा बहुत डिटेल में। एंड इसके लिए हाँ, तो आप मतलब सोलोमन्स का पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बुक बाय करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम शुरू तो कर लेते हैं बट बुक खत्म नहीं करते हैं। तो अगर आप लग रहा है कि रेगुलर बेसिस पे सोलोमन्स पढ़ सकते हैं तो फिर बाय कर लेना, पहले तो पीडीएफ ही डाउनलोड करना। तो उसमें टॉटोमेरिज्म टॉपिक आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिर अगला चैलेंज आपके सामने आएगा कि ये टॉटोमेरिज्म जो है ये पढ़े मिल ही नहीं रहा सोलोमन्स में, आगे तो कुछ दिया ही नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि लास्ट में आप देखना उसमें टॉटोमेरिज्म लिखा होगा, वहां देखना और आगे जाके वहां से थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर आपका लेक्चर सफिशिएंट नहीं है। देखो, मेरा लेक्चर सफिशिएंट है और वो कहीं ना कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका भी एक अंडरस्टैंडिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो वो बेस्ट हो। तो वो थ्योरी पढ़ने के बाद जो आपका डेवलपमेंट होगा, सोच होगी, एक नई अप्रोच डलेगा, वो बेस्ट हो। तो इसलिए मुझे लगता है थ्योरी तो पढ़नी चाहिए आपको, और ऑलमोस्ट सभी सिंसियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं डेफिनेशन से पहले इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं आपके सामने। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो मैं इस एग्जांपल को एक्चुअल में ऐसे लिखना चाहूंगा CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो दिस इज एसिटल्डिहाइड। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दिस इज कीटोन। फिर उसके बाद अगर मैं लिख रहा हूं HCH2 N डबल बॉन्ड O, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यू कैन से दिस इज नाइट्रोफॉर्म। अब क्या होता है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में। तो फर्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि दीज आर इंटर कन्वर्टिबल। ये इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये है कि ये जो H है वो चला जाता है O पे, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH। ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है कि ये जो H है वो पहले मैं पोजीशन काउंट कर रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट नहीं कर रहा हूं। लेट से मैंने इसे फर्स्ट पोजीशन बोला तो ये पहुंच गया है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। ठीक है। ऐसे ही यहां भी अगर हम देखें तो ये H जो है, आपकी मर्जी है। देखो मैं इसीलिए ना दोनों तरफ से लिख देता हूं, पोजीशन काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट नहीं कर रहा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि लो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन है और अगले स्ट्रक्चर में वो चेंज हो गया है और वो पहुंच गया है फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहां से एक और बात समझ आ रही है कि मेनली हाइड्रोजन एटम इज ऑसिलेटिंग बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। ऐसे ही ये नाइट्रोफॉर्म है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि दिस इज नाइट्रोफॉर्म। और मैं काउंटिंग हमेशा ऑक्सीजन से कर रहा हूं ताकि दिमाग में ये ना है कि आई एम काउंटिंग कार्बन लाइक आयुपैक नेम। आई एम जस्ट काउंटिंग पोजीशन, जहां पे मैं कुछ भी काउंट कर सकता हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि जो जो आएंगे वो पोजीशन है। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, H को उठा के उधर ले गया। तो क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, NOH और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दिस इज नाइट्रोफॉर्म। तो इसे कुछ बुक्स में सिंपली ऐसी फॉर्म लिख देते हैं, कुछ बुक्स में ऐसी नाइट्रोफॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, बट ज्यादा पॉपुलर है ऐसी फॉर्म। तो मैं आपको बोलूंगा कि बस ये याद रखना है कि आप इसे ऐसी फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमर्स के अभी 3 एग्जांपल है, मैं और भी अभी आगे लिखूंगा, बट यहां पे इस एग्जांपल से मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। फर्स्ट, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। प्लस जैसे रेजोनेंस को हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो
एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, लेकिन यहाँ मैं ऐसे इक्विलिब्रियम का साइन बना रहा हूँ, यानी कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में इंटर कन्वर्टेबल है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें, और किसका कितना परसेंटेज होगा वो डिपेंड करेगा कि हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या। ठीक है, तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देखिए जैसे ये एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड वो कीटो ग्रुप को मैच करता है। अब सी डबल बॉन्ड वो कीटो को मैच करता है तो मैं इसको बोल दूंगा कि इट इज कीटो फॉर्म। सेम वे यहाँ भी सी डबल बॉन्ड वो कीटो को मैच करता है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं कि दिस इज कीटो फॉर्म। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो ये अल्कोहल है, तो ये बिल्कुल मैं कहता हूँ आप ऐसे याद रखो, जैसे हम बोलते हैं इफ लाइफ गिव्स यू लेमन देन मेक इट लेमनेड या कन्वर्ट इट इनटू लेमनेड। तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ टॉटोमेरिज्म कहता है तुम मुझे कीटो दो मैं तुम्हें अल्कोहल दूंगा, लेकिन इन इनोल डबल बॉन्ड के लिए इनोल फॉर्म। ठीक है, तो इफ लाइफ गिव्स यू कीटो, टॉटोमर क्या कहता है, इफ लाइफ गिव्स यू कीटो देन कन्वर्टेड इनटू इनोल अल्कोहल। तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। प्लस एक और ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है सभी में, फर्स्ट से थर्ड पे गया और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये भी कह सकते हैं कि तुम हाइड्रोजन मुझे दो। तो लाइफ में अगर हाइड्रोजन थर्ड पे है तो उसे कहाँ भेजना है आपको, फर्स्ट पे, तो इधर चला गया फर्स्ट, और ऑब्वियसली पाई बॉन्ड इस तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड टूटा पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड टूटा सिग्मा बॉन्ड बना। तो अगर तुम सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे तो मैं पाई बॉन्ड बना लूंगा, और तुम मेरा पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो मैं सिग्मा बॉन्ड बना लूंगा। ऐसी कुछ स्टेटमेंट आप याद रखने के लिए समझ सकते हो। तो कार्बन ने क्या बोला, तुम मेरा सिग्मा तोड़ोगे मैं पाई बना लूंगा। ऑक्सीजन ने क्या बोला, तुम मेरा पाई तोड़ोगे मैं सिग्मा बना लूंगा। तो इस तरीके से ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद यहां से हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो टॉटोमेरिज्म क्या है, आर फंक्शनल आइसोमर। तो क्वेश्चन आता है कि अगर ये फंक्शनल आइसोमर है तो फंक्शनल आइसोमर और टॉटोमर में फर्क क्या है। तो हम बोलेंगे टॉटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स विच आर इंटर कन्वर्टिबल, जो क्या है एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मतलब ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस, और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स विच आर इंटर कन्वर्टिबल और इन ऑलवेज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये भी कह सकते हैं और ऑलवेज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। दीज आर टॉटोमर्स। अब टॉटोमर्स के अगर हम एग्जांपल्स बोलें तो मैं बोलूंगा आप एग्जांपल याद रख लो। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल ये है हमारे सामने कि जितने भी कंपाउंड थे उसमें हमेशा एक रिपीटिशन है उनके स्ट्रक्चर में, आगे भी देखेंगे आपको रिपीटिशन दिखेगा। इधर एक स्पीशी है, फिर इधर एक स्पीशी है और एक इधर, तो यू हैव 3 स्पीशी, आपके पास 3 स्पीशी है। तो वो 3 स्पीशी आप ऐसे बोल सकते हैं कि X, Y और Z, और इस स्पीशी में X जो है वो कनेक्टेड है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो अब अगेन क्या कहते हैं, XYZ में X हेलोजन होता है, तो बेटर है कि XY की जगह हम क्या लिख लें, A और B लिख लें। तो A सिंगल बॉन्ड B एंड डबल बॉन्ड Z। ठीक है, अब आप देखो क्या ये सारे इसी से मैच नहीं कर रहे हैं, बस वो वैलेंसी अलग है बट फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखो यही है। ध्यान से देखना कि जो फंडामेंटल है वो यही है। देखो ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यानी यू कैन से कि कार्बन इज लाइक A विच इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन। फिर उसका देखिए A और B के बीच में सिग्मा बॉन्ड है यानी सिंगल, तो C इज कनेक्टेड विद C। तो आप देख पा रहे होंगे C इज कनेक्टेड विद N, मतलब B कैन बी एनी एलिमेंट, बट बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो यही होने वाला है
कि दो एलिमेंट के बीच में, ए और बी के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड है। बोलो समझ पा रहे हो आप इस बात को? फिर आपको दूसरी बात क्या समझनी है कि बी डबल बॉन्ड बना रहा है जेड, यानी जो दूसरा एलिमेंट है वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, जो कि ज्यादातर ऑक्सीजन होगा। टॉटोमेरिज्म में ज्यादातर ऑक्सीजन होगा। तो देखो ये मैच कर रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि टॉटोमर में एक ऐसा एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें वो ये कहता है कि तुम मुझे क्या दो, अगर तुमने मेरा सिग्मा तोड़ा तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, पाई बना लूंगा। तो बस जाएगा और बना लेगा, ए बी डबल बॉन्ड आ जाएगा जेड और एच। ये जो ऑसिलेशन है हाइड्रोजन का, दिस इज व्हाट, इसे ही हम क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म। ओके, तो टॉटोमेर के एग्जाम्पल क्या हो गए? तो टॉटोमर के मैंने 3 एग्जाम्पल तो यहाँ लिखे हैं, ए बी सी। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं, एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इट इज एन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद सी। अब यहाँ पे एन और इधर आ जाएगा एच, यानी नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के बीच में भी क्या है, टॉटोमेरिज्म है। बट एक फर्क है यहाँ पे, यहाँ जो हाइड्रोजन ऑसिलेट कर रहा है वो 1 और 2 के बीच में। तो आप ऐसे मान लो 90% टॉटोमेरिज्म 1,3 होगा, 99% हाइड्रोजन ही माइग्रेट करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन इज अ कैटायन, मतलब पॉजिटिव स्पीशीज है, H+ जाता है और उधर पहुंच जाता है। तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा 99%। कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि देखो डिफरेंट है, हमारा ध्यान जाता है डिफरेंट पे, ये नहीं आता टॉटोमेरिज्म कैसे होगा। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं करना है, आपको ये देखना है कि क्या चीज मेजॉरिटी में लग रही है। तो 99% हमेशा माइग्रेट कौन करेगा, हाइड्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ H+। हाइड्रोजन एटम ही माइग्रेट करेगा H+ की फॉर्म में। और 90% ये जो माइग्रेशन है वो बिटवीन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन होगा। ये 2 बात हमें समझ लेनी, ठीक है। तो अगर ये बात हमने समझ ली तो हमारे लिए चीजें हो गई आसान। अब हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, ठीक है। अब एक और देखो, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, कि अब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है CH2, ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड, इधर H बना देता हूं, फिर सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। तो देखो कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, व्हाट इज दिस। यहां पे अगर हम बात करें तो एक H और जोड़ देता हूं यार, ठीक है, मैं मिथाइल बना देता हूं। इस ग्रुप का क्या नाम है, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसो। अब देखो, अगर मेरी बात थोड़ी समझ आई है, नहीं समझ आई तो मैं बोलूंगा कि 5 मिनट रुक के इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखो, क्योंकि स्ट्रक्चर को दिमाग में रखने क्या फायदा ना, इसका टॉटोमर आप अपने आप लिख पाओगे। कैसे कि ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट करके कहां जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है। तो जैसे ही ऑक्सीजन के पास माइग्रेट करके जाएगा तो अब क्या होगा, ये हो गया CH। 1 मिनट में देख लो 5 बॉन्ड तो नहीं बना दिए, 1 2 3, यस मैंने 5 बॉन्ड बना दिए थे। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि ऊपर मैंने CH3 लगा दिया। तो ये हो गया CH, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, CH3, और इधर आ गया H। तो ये अभी हम आगे पढ़ लेंगे एल्डिहाइड कीटोन में कि दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑक्साइन। क्या है, ऑक्साइन, ठीक है। तो दीज आर एग्जाम्पल, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। इवन मैं तो चाहता हूं कि जैसे अब आपने ABCDE, तो अब आप खुद से भी क्या करो, दिमाग में ये वाली चीज रखो और इसी से रिलेट करने की कोशिश करो। दिमाग में रख के आप कुछ खुद से स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करें। जैसे मैंने लिखा HC, ऊपर लिख दिया मैंने CH3, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा H, सिंगल बॉन्ड N। अब उसके बाद आपको समझना है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा। तो पहले मैंने सिंगल बॉन्ड लिखा, फिर H, डबल बॉन्ड NH, ऐसे लिख दिया। और मैंने देख लिया कि सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। फिर मेरे से पूछा गया कि अब आप सोच सकते हो क्या आप सोच सकते हो कि अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो हम बोलेंगे हाँ, दिमाग में कुछ कुछ तो मैच कर रहा है,
इस H को उठा के यहां ले जाऊंगा और इधर पाई बना दूंगा। तो स्ट्रक्चर बन गया CH3 C डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है, कुछ मिसिंग है क्या? हाँ H, लेकिन ये H लिखते ही कंफ्यूजन आ जाएगा, ध्यान रखना। बस ये H जो है थर्ड पोजीशन पे गया है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो बस ये समझना कि ये H गया है। कभी सोचो ये तो H वहीं रहा, ये वो वाला H है, ये वाला। ठीक है, तो एक ही H जाता है। अब क्या होगा? तो व्हाट यू कैन से CH3CH, चलो ऊपर लिखा हुआ है तो मैं दोबारा क्यों ड्रॉ करूं। दिस इज व्हाट? इमीन। इस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या बोलते हो? इमीन बोलते हो। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका क्या हो गया? डबल बॉन्ड के लिए इन, NH2 के लिए अमीन, तो दिस इज इन अमीन। तो इन दिस वे धीरे 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 आप टॉटोमेरिज्म के सारी चीजें लिखने लगोगे। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूं कि इस टॉटोमेरिज्म में हुआ क्या। पहली चीज तो इस टॉटोमेरिज्म में मुझे पहली बात समझ आ गई कि एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, यहां एक बॉन्ड टूटा है और यहां भी एक बॉन्ड टूटा है और एक नया बॉन्ड बना है। अब केमिस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ टफ वर्ड, तो टॉटोमेरिज्म में क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो लेट्स राइट अ स्टार पॉइंट कि इट इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग। ये क्या इन्वॉल्व कर रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग को। तो देयरफॉर इट इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बच्चा बोलेगा सर सिर्फ बॉन्ड ब्रेक थोड़ी रहा है, फॉर्म भी तो हो रहा है। यस, तो मैं बोलूंगा इट इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है। Therefore called as डेस्मोट्रोपिज्म। इसलिए टॉटोमेरिज्म को और क्या बोलते हैं? डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम ये भी देखेंगे कि जब भी माइग्रेशन हुआ, तो देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, जब भी माइग्रेशन होगा तो 99% कौन माइग्रेट करेगा? H+। तो देखो ये मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई 11th का बच्चा भी या 9th का बच्चा भी वीडियो देख रहा है तो उसको समझ आए चीजें कि क्या एक्चुअल में हो रही। तो अब हम क्या करेंगे? डेस्मोट्रोपिज्म के बाद हम कुछ टाइप्स लिखेंगे टॉटोमेरिज्म के, कि हम टॉटोमेरिज्म को क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन से टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म on the basis of types of atom migrated। किस बेसिस पे? on the basis of types of atom migrate। एटम भी बोल सकते हो, या क्योंकि वो माइग्रेट, जब हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है तो इनफॉर्म ऑफ H+ हो रहा है, तो आयन भी बोल सकते हो। ठीक है, आपके समझ के ऊपर है। ठीक है, तो वो माइग्रेट कर रहा है तो उस बेसिस पे कितने टाइप के होंगे वो? तो यू कैन से ऑन दैट बेसिस वो 2 टाइप के होंगे। पहला 99% कैटायनोट्रॉपी। पहला टाइप क्या हो गया? कैटायनोट्रॉपी। नाउ व्हाट इज कैटायनोट्रॉपी? कैटायनोट्रॉपी क्या है? कैटायनोट्रॉपी है दिस इज मूवमेंट ऑफ कैटायंस। अगर टॉटोमेरिज्म के दौरान कौन मूव कर रहा है? कैटायंस। मोस्टली H+ आयन यानी प्रोटॉन। ठीक है, मोस्टली H+ ड्यूरिंग टॉटोमेरिज्म। अगर टॉटोमेरिज्म में हमेशा कैटायन माइग्रेट कर रहा है और मोस्टली वो कौन है? H+ है, तो हम बोल देंगे कि यस दिस इज कैटायनोट्रॉपी। तो इतने जितने भी एग्जांपल लिखे सब में कौन माइग्रेट कर रहा है? H+ आयन। ठीक है, कौन माइग्रेट करेगा? H+। यानी कि मैं एक हल्का सा ऐसे मैकेनिज्म टाइप बता रहा हूँ, ऐसा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ स्टेप वाइज हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जैसे CH2H, ये मैंने लिख दिया एसिटल्डिहाइड। इसमें पहले स्टेप में क्या हुआ? हाइड्रोजन चला गया इन फॉर्म ऑफ H+। तो मैं ऐसे एरो पे लिख रहा हूं H+। जब ये H+ चला गया तो डेफिनेटली ये क्या बना? CH2-। तो देखो जब ये CH2- बन गया है, इधर आ गया C डबल बॉन्ड OH, पहला स्टेप। अब अगला क्या है? रेजोनेंस। तो क्या रेजोनेंस को हमें कुछ स्टेप कहना चाहिए? देखो रेजोनेंस हाइपोथेटिकल है, किसी के 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, किसी के 10, किसी के 20, तो क्या बोलेंगे 20 स्टेप हो गए क्या? नहीं, तो रेजोनेंस कोई स्टेप नहीं है, बस ये बीच में एक क्या हुआ है? रेजोनेंस हुआ है, ये लिखोगे।
तो रिएक्शन का स्टेप अभी 1 है, बट ये है कि इसके बाद क्या हुआ है, रेजोनेंस हुआ है। ठीक है, अब अगले पार्ट में अब स्टेप 2 होने वाला है। स्टेप 2 देखो एरो चेंज हो गया, रेजोनेंस में कैसा एरो था, अब इधर डबल एरो, क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल है और ये इमेजिनरी है। तो ये क्या करने वाला है, ये H प्लस को ऐड करने वाला है, मतलब H प्लस को अब क्या करेगा, यहाँ लॉस किया और यहाँ गेन, तो हुआ क्या, H प्लस सॉल्वेंट में आया और घूम के सॉल्वेंट से वापस O के पास आ गया, तो माइग्रेशन ही तो हुआ। और किसका हुआ, कैटायन का, और वो कैटायन कौन था, H प्लस ही तो था। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि यस दिस इज कैटायनोट्रॉपी। ठीक है, ये क्या है, कैटायनोट्रॉपी है। क्योंकि मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, तो मैं बस इतना बोलूंगा, नीट के बच्चे भी बस इतना एक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं टॉटोमेरिज्म की, कि ऐसा होता है कि एक हाइड्रोजन गया सॉल्वेंट में और फिर वही H प्लस जो है वापस इसके पास आ गया सॉल्वेंट से, मतलब यूनिवर्स को दिया, यूनिवर्स से ले लिया, और इनका यूनिवर्स कौन है, सॉल्वेंट। दिस इज कैटायनोट्रॉपी। तो जैसे मैंने आपको देखो जितने भी एग्जांपल पीछे लिखवाए, सब में कौन माइग्रेट कर रहा है, H प्लस। इसीलिए मैंने बोला था कि 99% तो कैटायनोट्रॉपी होगी। ठीक है, क्या होगा, कैटायनोट्रॉपी। नेक्स्ट, अब अगर माइग्रेशन किसका हो, एनायन का, अगर एनायन का माइग्रेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एनायनोट्रॉपी। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल, सेकंड इज एनायनोट्रॉपी। तो क्योंकि ये बहुत कम देखते हैं ना, या इसको हाईलाइट बहुत कम किया जाता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि हाँ ये जो है हमारा टॉटोमेरिज्म ये होता नहीं है। लेकिन व्हेन माइग्रेटरी एटम, जब माइग्रेटरी एटम क्या हो, एनायन, व्हेन माइग्रेटरी एटम इज एनायन। ठीक है, और वो जनरली ऑब्वियसली हेलोजेंस ही होंगे, तो ज्यादातर वो Cl माइनस होता है। क्या होगा, Cl माइनस। व्हेन माइग्रेटरी एटम इज एनायन, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एनायनोट्रॉपी बोलते हैं। देन वी कॉल इट एज एनायनोट्रॉपी। और वही ABZ वाले तरीके से ही आपको सोचना है कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती, वही सारे आपको सोचना है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी हो गई तो यस इट इज एनायनोट्रॉपी, और अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो नो इट इज नॉट एनायनोट्रॉपी। तो उसी फॉर्मूले में ही जोड़ देता हूं मैं कि मान लो यहाँ पे एक हेलोजन है और यहाँ पे, अब देखो सीधी बात है, हेलोजन है तो किस फॉर्म में जाएगा, X माइनस की फॉर्म में, यानी यहाँ प्लस बनेगा, यानी कि ज्यादा चांसेस है कि इधर सिंगल बॉन्ड होगा और इधर डबल बॉन्ड होगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, लेट से Y के साथ। ठीक है, अब इसका टॉटोमेरिज्म देखो करते हैं, क्या होगा, ये X इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, X माइनस किस में गया, सॉल्वेंट में, इधर आ गया प्लस, C डबल बॉन्ड Y। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना बोर्ड पे, अब होगा रेजोनेंस, प्लस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फील्ड ऑर्बिटल, तो ये इधर चला गया, तो हो गया C डबल बॉन्ड C, अब Y पे आ गया प्लस, गया कौन था, माइनस, तो ये माइनस यहां भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये माइनस यहां भी आ सकता है, और यू कैन से इट कैन बी रिटन एज CYX जुड़ेगा। तो दिस इज एनायनोट्रॉपी, ये क्या है हमारा, एनायनोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। तो मैं कहता हूं, आप बताओ मेरे को ये बात कि क्या ये बात सही है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहां पे मैंने क्लोरीन कनेक्ट कर दिया, CH CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर सॉल्वेंट में मुझे दूसरा स्पीशी मिल रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड इधर आ गया CH2 और Cl माइनस वहां जाके जुड़ गया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनायनोट्रॉपी। क्या लगता है, ये एनायनोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, थोड़ा सोचो, क्योंकि मैंने बोला कि ऑनलाइन में एक चीज थोड़ी मिसिंग हो जाती है, क्लास में हम बच्चे को जबरदस्ती से सोचवा पाते हैं, मतलब वहां भी उसे ही सोचवा पाते हैं जो सोचने को तैयार होता है, नहीं तो मुझे बोलना ही पड़ता है, क्लास में जाग रहे हो, तो बच्चे एकदम से बोलते हैं जाग गए सर, जाग के बोलते हैं जाग रहे हो। तो
थिंक ओवर इट एंड कमेंट करके बताइए क्या ये एनाइनोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। नाउ एक कैटायन माइग्रेट कर रहा है, एक एनायन माइग्रेट कर रहा है, और हमने टॉटोमेरिज्म के दो टाइप बना दिए। अब हम टॉटोमेरिज्म के टाइप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन, कि वो जो आयन मूव कर रहे हैं ना, कैटायन एनायन, वो कौन सी पोजीशन में माइग्रेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो वी कैन राइट इट एज, तो हम बोल सकते हैं कि अब आप ऐसा करो, टॉटोमेरिज्म का टाइप लिखो, ठीक है। जैसे मैंने बोला 99% हमेशा ही कैटायन आना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ एटम, किस बेसिस पे, पोजीशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ, ठीक है, ओके। अब ये तो दो एग्जाम्पल तो हम देख ही चुके हैं, राइट, दो एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि वो दो एग्जाम्पल कौन से हैं। तो पहला एग्जाम्पल था जिसमें माइग्रेशन, पहला मतलब वो 90% एग्जाम्पल जिसमें माइग्रेशन किसके बीच में हो रहा है। अभी मैं पहले स्टेप वाइज तो डायड सिस्टम लिख देता हूं पहले। तो डायड सिस्टम जो है, मतलब अभी तो अपने पास एक ही एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन साइनाइड, इसके अलावा एक और है बट वो थोड़ा सा कई बार बच्चों को समझना मुश्किल हो जाता है, तो नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल वाला याद रखते हैं। तो व्हाट इज डायड सिस्टम, व्हेन माइग्रेटरी एटम, ठीक है। अब वो हो तो कुछ भी सकता है, बट इन अवर केस टिल 12th क्लास मेजॉरिटी में वो क्या होने वाला है, हाइड्रोजन होने वाला है। तो वो जो हाइड्रोजन एटम है वो माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, और वो माइग्रेट कर रहा है दो पोजीशन में, ठीक है, बिटवीन टू। और अब बोलोगे सर पोजीशन तो दो में ही माइग्रेट करेगा, चाहे 1 2 बोलो, 1 3 बोलो, 1 5 बोलो, 1 7 बोलो, 1 9, दो में ही करेगा, मैंने बात तो सही है। तो बिटवीन टू ब्रैकेट में लिखो 1 2, ठीक है। कौन सी पोजीशन है, 1 2, यानी एडजेसेंट पोजीशन। एंड एग्जाम्पल क्या होगा इसका, कि व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर दिस, तो हम बोलेंगे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो दूसरा नाम हो जाएगा इसका नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। और देखो पोजीशन भी काउंट कर लो। अब देखो पोजीशन में हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो मूव कर रहा है ना बच्चों। अब जब ये मूव कर रहे हैं तो मूव करने वाले को तो काउंट नहीं करेंगे, तो जब उसको काउंट नहीं करेंगे तो बचा क्या, तो बचा 1 और 2, 1 और 2 इन्हीं के बीच में माइग्रेट करेगा। सेम वे अब अगला जो है, अगर मैं बात करूं तो अगला भी सेम वही है, बस डायड की जगह क्या आ जाएगा, ट्रायड सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। हेडिंग तो सेम होगी तो इसको मिटा दिया जाए, ओके। और माइग्रेटरी एटम जो है वो माइग्रेट करेंगे किसके बीच में, तीन ऑल्टरनेट पोजीशन, किसके बीच में, ऑल्टरनेट पोजीशन में, एंड दैट पोजीशन विल बी 1 3। और ऑब्वियसली इसके एग्जाम्पल भी सारे हैं 99%, 90% नॉट 99, 90% एग्जाम्पल वही है। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसे क्या कहा जाता है, ट्रायड सिस्टम। स्क्रीन पे दिख रहा है, यस। तो दिस इज सेकेंड टाइप, एंड दिस सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज ट्रायड सिस्टम। इसमें माइग्रेटरी एटम माइग्रेट कर रहा है बिटवीन 1 और 3 पोजीशन, ठीक है, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे माइग्रेट करेगा। नाउ एग्जांपल्स, कीटो इनॉल, मैक्सिमम एग्जांपल्स यही है, ओके। तो हम एग्जांपल लिख लेते हैं सारे। तो हमने लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इट गिव्स यू CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ठीक है, तो 1 2 3 ये माइग्रेट कर रहा है किसके बीच में, 1 2 3। तो आप बोलोगे सर क्या ये यहां से भी माइग्रेट कर सकता है क्या, यस, यहां से भी कर सकता है, कहीं से भी करवा दो, बट उसमें बोलेंगे कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ठीक है। और विद मैकेनिज्म वाइज सोचोगे तो हमेशा एक मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, ओके। रिएजेंट पे भी डिपेंड कर जाएगा और सॉल्वेंट पे भी। तो स्टेबल जो मोस्ट स्टेबल टॉटोमर है वो हम जनरली बना देते हैं, और खैर यहाँ तो दोनों टॉटोमर सेम बनेंगे, ओके।
तो ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल ये हो गया कीटो एंड कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। ठीक है, तो बाकी एग्जांपल याद रख लो, वही क्या कहते हैं, इमीन, इनमीन, ठीक है, देन नाइट्रोसो एंड देन ऑक्साइन। ठीक है, तो सेकेंड टाइप भी पढ़ लिया। अब तीसरा टाइप, तीसरा टाइप अगर मोर देन वन, मतलब 1 2 1 3 के अलावा किसी और पोजीशन पे हो रहा हो, तो किसी और पोजीशन पे हो रहा हो तो इट कैन बी एनी पोजीशन, वो कोई भी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ही तो माइग्रेट करना है। तो वो तीसरा टाइप क्या कहलाता है, स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो देखिए स्पेस टॉटोमेरिज्म का ही एक स्पेशल पार्ट होगा विच इज कॉल्ड एज पैरा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो वो नीट में ज्यादा पूछा जाता है, तो नीट कैंडिडेट इसका बस एक एग्जांपल याद रख सकते हैं। तो मोस्टली नीट में अगर मैं बात करूं, मोस्टली पैरा टॉटोमेरिज्म आस्क्ड इन नीट आजकल। और अब दूसरी चीज आपको पता ही है कि जब तक नीट में नहीं पूछा जा रहा है तब तक कह देंगे सिलेबस में नहीं है, जिस दिन पूछा जाएगा उस दिन सिलेबस में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसेप्ट सब होता है, नीट का कंसेप्ट, मेंस का कंसेप्ट, एडवांस का कंसेप्ट कुछ अलग नहीं होता, कंसेप्ट वही होता है। हाँ, उसका एप्लीकेशन एडवांस हो सकता है, 2 या 3 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन जो बना वो एडवांस हो सकता है, बट कंसेप्ट कंसेप्ट होता है, उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते नीट का है या मेंस का एडवांस का है। हाँ, सिलेबस क्लासीफाई किया जा सकता है, तो वो थोड़ा सा पॉइंट भी अपने को दिमाग में ना बड़ा क्लियर रखना है ना। और वैसे देखो क्या कहते हैं, मैं तो ये मानता हूँ मैन इज अ स्लेव ऑफ हिज वीकनेस। हम जो भी टीचर चुनते हैं ना अपनी कमजोरी के हिसाब से चुनते हैं, कमजोरी के हिसाब से, और क्या। अब आप सोचो कि हम मार्केट में 2 टीचर हैं, एक कह रहा है कि मैं जो पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा, एक कह रहा है मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, एक कह रहा है कि मेरे नोट्स से हमेशा पेपर है, एक कह रहा है कि मैं पढ़ा दूंगा आपको, सिखा दूंगा, आपके ऊपर है। एक कह रहा है कि क्या कहते हैं मैंने बहुत सारी रैंक्स दी है, एक कह रहा है कि मैं ये पढ़ाता हूँ, जो वो पढ़ देता है उसकी रैंक आ जाती है, जो नहीं पढ़ता रैंक नहीं आती। तो अब आप सोचिए कि भीड़ कहाँ है, तो किस हिसाब से स्ट्रेंथ, तो मतलब रैशनल भी चूज कर सकते हो। अब वो सारी क्वालिटी जो वो कह रहा है उसमें भी हो सकती है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि जो ये कह रहा है कि मेरे उसमें से आता है तो वो सारे कंसेप्ट सिखाता होगा, जो कह रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आता है, हो सकता है वो सारा अप्रोच भी डेवलप कर रहा हो, जो कह रहा है सबसे ज्यादा रैंक मैंने निकाली, हो सकता है सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉलो किया। इसका कॉमन यानी अगर बात करें कि दोनों का एक कॉमन हो सकता है, लेकिन सिर्फ अगर एक ही चीज एग्जिस्ट कर रही है और उसे मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हम अपनी वीकनेस से डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वैसे तो आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो स्पेस टॉटोमेरिज्म क्या है, व्हेन एटम इज माइग्रेट, जब एटम माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन, अब वो किसी भी पोजीशन में माइग्रेट कर रहे हैं 1 4 और 1 5 अदर देन, वैसे तो मेनली 1 5 1 7 ऑल्टरनेट ही होते हैं, तो 1 7 और 1 5 अदर देन एडजेसेंट, क्योंकि एडजेसेंट के लिए हम नाम लिख चुके हैं डायड, और ऑल्टरनेट के लिए भी नाम लिख चुके हैं ट्रायड। तो डायड और ट्रायड के अलावा अगर कोई भी पोजीशन से एटम का माइग्रेशन हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, स्पेस टॉटोमेरिज्म। ठीक है, पहले उसका एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं लीनियर चेन वाला। ठीक है, देखो H CH2 CH डबल बॉन्ड CH C, चलो ज्यादा लंबी चेन नहीं करते, डबल बॉन्ड O H। ठीक है, ध्यान से देख लो, दिस इज अ कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड कैन ऑल्सो शो टॉटोमेरिज्म। ये कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखना। पहले तो मैं आपके लिए पोजीशन काउंट कर रहा हूँ, ये आराम से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि क्या है ना, हम देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड, काम की बात दिमाग में आ जाए सीधी, उसी से सब जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पोजीशन है, यानी 1 5 के बीच में माइग्रेशन हो रहा है। H यहां से गया तो मैंने बोला तुम मेरा सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे तो मैं पाई बना लूंगा,
इसने बोला तुमने मेरा सिग्मा तोड़ा, मैं पाई बना लूंगा। फिर इधर कार्बन ने कहा तुमने मेरा पाई तोड़ा, तो मैं ऐसा करूंगा यहाँ पाई बना लूंगा। ठीक है, हाइड्रोजन ने बोला दुनिया मुझे कीटो देगी तो मैं उसका अल्कोहल बना लूंगा। इफ लाइफ गिव यू लेमन देन मेक इट लेमनेड। तो टॉटोमर ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो इफ लाइफ गिव यू कीटो मेक इट इनोल। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन माइग्रेट किसकी पोजीशन के बीच में हो रहा है, तो यू कैन से इट इज माइग्रेटिंग बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन। ये फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन के बीच में माइग्रेट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, स्पेस टॉटोमेरिज्म। क्या है ये, स्पेस टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, तो सर ऐसा तो बहुत सारा हो सकता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है दुनिया में। मतलब जब तक ऐसे डबल सिंगल डबल है, हो सकता है आराम से। अच्छा, तो अब तुम मेरी बात समझ गए हो कि इधर कितनी भी लंबी चेन हो, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, यस, ये टॉटोमेरिज्म भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट, ये किसका एग्जांपल है, स्पेस टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है। अब स्पेस टॉटोमेरिज्म के अंदर ही हम क्या करते हैं ना, हमारी आदत ना रिलेट करने की बहुत है, केमिस्ट्री में तो बहुत जरूरी भी है। तो हम कैसे रिलेट करते हैं, हम कहते हैं जो बेंजीन जैसा दिख जाए उसको क्या बोल दो, बेंजीनॉइड। तो अगर किसी बेंजीन के अदर देन स्ट्रक्चर में कोई एक रिंग बेंजीन जैसी दिख रही है तो क्या बोल दो, बेंजीनॉइड। ठीक है, फिर किसी दो में भी अगर बेंजीन जैसी कोई रिंग दिख रही है तो उसको भी क्या बोल दो, बेंजीनॉइड। तो जो बेंजीन जैसा है उसे क्या बोल देंगे, बेंजीनॉइड। ऐसे ही केमिस्ट्री इज अगेन अ कलेक्शन ऑफ टफ वर्ड। उन्होंने बोला कि जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन पे एक पोजीशन ऐसी होगी जहां पे वो ग्रुप लगा होगा। अब उसके साथ वाली पोजीशन बताओ, साथ। अब मैं किसी से बोल दूंगा साथ, वो 2 मिनट में समझ जाएगा। तो मैं उसको थोड़ा डराऊंगा कि मैं थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल हूँ। वो बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू हेल्प समवन देन सिंप्लीफाई थिंग्स, एंड इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन कॉम्प्लिकेट थिंग। तो अब मैं इम्प्रेस करने के लिए करूंगा, उसको डराऊंगा। मैं बोलूंगा जो वाई के एडजेसेंट, एडजेसेंट पे भी समझ जाएगा। तो मैं बोलूंगा जो वाई के ऑर्थो पे होगा। अब बच्चा बोलेगा कि व्हाट इज ऑर्थो, तो मैं बोलूंगा मेरा बैच चल रहा है, ज्वाइन कर लेना, वहां मैं ऑर्थो का मतलब बता दूं। तो ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, तो ऑर्थो का मतलब हो जाता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ साथ। तो जो वाई के बिल्कुल साथ साथ होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट। अरे ऑल्टरनेट तो सुनते ही बच्चा समझ जाता है, फिर मेरे ट्यूशन में कैसे आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मेटा। मेटा, वो बोलेगा मेटा क्या होता है, मैं बोलूंगा यार गूगल कर, और गूगल पे मेरा ट्यूशन का एड्रेस देख आ जा। मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में सब सोते हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँ मैं। तो ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा, और जो अपोजिट पोजीशन है वो भी सब समझ जाएंगे तो क्या बोल देंगे, पैरा। और जो सेम पोजीशन है वही वही जहां वाई लगा है उसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, उसी पोजीशन को सर आप ही ने तो बताया, क्या, उसी, यस सेम पोजीशन, क्या बोलते हैं उसे, सेम। लेकिन अगेन बच्चा तो सेम समझ जाएगा, तो मैं उसको बोलूंगा ऐसा कर, उसको बोल दे इप्सो। क्या बोल दे, इप्सो। तो इस तरीके से अब जो बेंजीन जैसा हो गया उसे बेंजीनॉइड बोल दिया। तो वैसे ही करूंगा मैं, अगर चाहे कोई चीज बेंजीन ना हो लेकिन कुछ उसके जैसा स्ट्रक्चर हो और एक ग्रुप लगा है, अगर उसके अपोजिट्स पे कुछ हो रहा हो तो मैं उसको वही नाम दे दूंगा, पैरा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। ये मत कहना कि सर ये बेंजीन तो है नहीं, आपने पैरा क्यों बोल दिया, तो बस इसलिए बोल दे रिलेट करने, केमिस्ट्री में बहुत कुछ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। मैं चाहता हूं कि आप मन में 3-4 दिन ये मुश्किल भाषा का प्रयोग करते रहें, और मजाक में भी ऐसे ही बोले कि जैसे तुम्हें बोला उसके अपने साथ वाले को बुला, ओ ऑर्थो इधर आ जा, ऑल्टरनेट पीछे से पीछे वाले बुला, ऑल्टरनेट आ जा, सबसे पीछे वाले बुलाना पैरा, और जिसको अपनी जगह से हिलाना है इप्सो। तो ऐसे थोड़ा इन चीजों को याद करोगे तो इजी है। तो ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो स्पेस टॉटोमेरिज्म चल रहा था, याद दिलाने के लिए बता दूं कि स्पेस टॉटोमेरिज्म में एटम का माइग्रेशन
अदर देन 1 और 2, 1, 3 कहीं से भी हो जाए तो वो स्पेस टॉटोमेरिज्म है, जैसे कि 1 और 5। इसी स्पेस टॉटोमेरिज्म में एक एग्जांपल लिखेंगे हम, पैरा टॉटोमेरिज्म, यू कैन से सबसेट है। तो पैरा टॉटोमेरिज्म क्या होता है? जब एटम माइग्रेट करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, अपने को ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। व्हेन एटम माइग्रेट फ्रॉम, कहां से माइग्रेट करेगा? या तो पैरा पोजीशन से, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए, फ्रॉम पैरा पोजीशन और एटम्स अटैच्ड एट पैरा पोजीशन। ठीक है, तो जाग रहे हो तो फोकस, एटम्स अटैच्ड एट पैरा पोजीशन। ठीक है, तो जब तक एग्जाम्पल कर लेंगे तो और विजुअलाइजेशन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो इसका, तो देखो जरा, क्या ये कीटो जैसा नहीं लग रहा है? डबल बॉन्ड ओ, फिर ये डबल, और फिर यहाँ पे डबल, और ये एच, और ये एच, कोई एक एच चला जाएगा यहां से, तो मान लेते हैं कि ये एच गया, ये एच गया, तो ये क्या कह के गया? तुम मेरा सिग्मा तोड़ोगे तो मैं क्या बना दूंगा? पाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तोड़ते हुए दिखाता हूं ताकि तुम्हें बिल्कुल फील आए। ठीक है, तो क्या बोला? तुमने मेरा सिग्मा तोड़ा तो मैं क्या बना दूंगा? पाई। ऑक्सीजन ने बोला तुमने मुझे पाई तोड़ा तो मैं क्या यहाँ पे साइड में क्या बना दूंगा? पाई। तो क्या हुआ? तो देखो जरा ध्यान से, ये सिग्मा टूटा, इधर पाई बॉन्ड बना, फिर इधर पाई टूटा तो इधर पाई बॉन्ड बना। ठीक है, तो ओवरऑल हुआ यही है, एक सिग्मा टूट के पाई बना है, बस बीच वाला पाई शिफ्ट हुआ है रेजोनेंस की वजह से, और यहां आ गया O माइनस और इधर आ गया H। हाइड्रोजन कहां से माइग्रेट हुआ है? अपोजिट ऑफ ऑक्सीजन, यानी पैरा पोजीशन से। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या कहा जाता है इसे? पैरा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझने का प्रयास किया जा सकता है कि थोड़ा पैरा पैरा लगे, ऑर्थो ऑर्थो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया जाए इसी पे, क्योंकि ये तो वो एग्जांपल था जहां पैरा पे से ही हाइड्रोजन चला गया। अब मान लो पैरा पे ना होता, ठीक है, पैरा पे अटैच्ड ग्रुप पे होता, नाइट्रोजन पैरा पे लगा है, पैरा पे ऑक्सीजन लगा है, उससे हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब क्या टॉटोमेरिज्म होगा? यस। और इस टॉटोमेरिज्म को क्या कहेंगे? दिस टॉटोमेरिज्म इज कॉल्ड एज पैरा टॉटोमेरिज्म। इसीलिए हमने डेफिनेशन में देखो ये बात लिखी है, या तो पैरा से माइग्रेट कर जाए, यानी पैरा पे जो ग्रुप लगा हुआ है वहां से माइग्रेट करे, ठीक है, या फिर पैरा पे अटैच्ड ग्रुप से लग जाए। तो पैरा पे अटैच्ड ग्रुप से भी पैरा टॉटोमेरिज्म है। तो व्हाट वी कैन से, तो जो एक पाई है उसकी तो गिनती नहीं है, बस ये एक सिग्मा है, टूटा, इधर पाई आएगा, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो बस कहानी वही चल रही है, सेम टू सेम। तुम मेरा सिग्मा तोड़ोगे तो मैं पाई बना दूंगा, तो सिग्मा तोड़ा और यहां बन गया पाई। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज ऑक्साइन एंड दिस इज नाइट्रोसो। ओके, तो नाइट्रोसो ऑक्साइन वाला ही टॉटोमेरिज्म है, बट रिंग में आ गया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरा टॉटोमेरिज्म। किसका एग्जांपल है ये? पैरा टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है। अब कुछ कुछ बातें और हैं जो हमें समझनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए। जैसे क्या क्या बातें? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नेसेसरी कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। सारे एग्जांपल से ये समझना बहुत जरूरी है, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि टॉटोमेरिज्म की नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो देखते हैं। तो टॉटोमेरिज्म की नेसेसरी कंडीशन है, एक हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिडिक। जैसे यहां देखा जाए तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है यहां तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, एक ही तो हाइड्रोजन है। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ भी हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ही तो हाइड्रोजन है, कंफ्यूजन वहां होगी एक से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तो जैसे मैं क्लास में बच्चा सो रहा होता है तो मैं पूछता हूँ सो रहे हो, कहते हैं जाग रहा हूँ सर, तो मैं कहा बता इसमें एसिडिक हाइड्रोजन, को बता देता ये है ये। मैं पूछता हूँ कैसे, कैसे सर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। फिर बैठते अपने साथ वाले दोस्त, अरे यार एक ही तो हाइड्रोजन, तो सर को तो क्वेश्चन मुझसे पूछना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए फिर दूसरा पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट कर गया, तो इधर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, माइग्रेट कर गया, लेकिन क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है, मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है ये हाइड्रोजन है माइग्रेट करके यहां आया। लेकिन अगर मैं यहां खड़े होकर देखने लगूं तो मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है यहां आ गया। यानी ये तो क्या है, नजरिए का फर्क है। जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वही रिएक्टेंट है। रिवर्सिबल रिएक्शन की यही कहानी है। तो व्हाट वी कैन से एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मैंने बोला ये हाइड्रोजन एसिडिक है, फिर मैं इधर खड़े होकर बच्चे से बोला कि ये भी एसिडिक है, तो आधे बच्चे सोचने लगे कि सर आंसर मिला रहे, दोनों एसिडिक है। अरे तभी तो कन्वर्ट हो रहे, लेकिन ये एसिडिक क्यों है समझते हैं। तो मैंने एक ऐसे कहानी सी समझाई थी आपको कि एक छोटा सा मैकेनिज्म भी दिमाग में रखो कि क्या होता है टॉटोमेरिज्म में, ये लिखवाई थी कहानी। तो अब आपको समझ आया व्हाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, व्हाई। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके जाने से जो कार्बन आयन बन रहा है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन है अल्फा कार्बन। ये अल्फा में जो नेगेटिव आ रहा है दिस इज स्टेबल, व्हाई दिस इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन, इसलिए हाइड्रोजन एसिडिक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज स्टेबल, और ये आ गया H। तो फिर बच्चा बोला ठीक है ये समझा दो OH वाला क्यों एसिडिक है, तो बिल्कुल सही बात है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है, हम सबको ये बात पता है अपने बचपन से, मतलब आपके बचपन से, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और नाइट्रोजन। यहाँ कार्बन क्या है sp2 और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया, ये तो बड़ा ही क्लियर हो गया कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। ये हाइड्रोजन गया सिस्टम में, सिस्टम कौन है, यूनिवर्स हमारा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट से कहा आया O-, फिर क्या हुआ रेजोनेंस, फिर ये वापस। तो कीटो और इनोल दोनों है। अब फिर बच्चे ने सवाल पूछा कि ज्यादा कौन है, तो मैंने बोला ज्यादा वो है स्टेबल है। तो फिर उसने बोला सर स्टेबल कौन है, मैं कहूँगा रुको पहले ये बता दूं कि टॉटोमेरिज्म की नेसेसरी कंडीशन क्या है, फिर बताऊंगा स्टेबल कौन है। तो टॉटोमेरिज्म की नेसेसरी, बाकी मैं तुम्हें हल्का हल्का बता देता हूँ कौन ज्यादा स्टेबल है, जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर C डबल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर C डबल बॉन्ड C स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और तुम सब ने अगर पीरियोडिक टेबल का एक भी टेस्ट दिया है किसी भी अच्छे अच्छे क्या सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, विच इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, क्या पूछा जाता है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड O। सोचते रहो मैं आंसर देता हूं। तो मुझे ये समझ आ गया कि नेसेसरी कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो नेसेसरी कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म शो करने की नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो नेसेसरी कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म इज फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन होगा कौन। तो हम बोलेंगे अगर कीटो फॉर्म है, नाइट्रोसो फॉर्म है, इमीन फॉर्म है, तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से कि आप ऐसा करो टॉटोमर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिखे, कीटो फॉर्म एक एग्जांपल होता है, एक होता है इमीन, एक होता है नाइट्रो, ठीक है, एक होता है नाइट्रोसो। तो बच्चा बोल रहा है कि सर ये थोड़ा छोटा हो रहा है, नेक्स्ट बोर्ड पे लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट पे लिख देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे लिखा हमने
कि टॉटोमेरिज्म शो करने की नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो टॉटोमेरिज्म शो करने की नेसेसरी कंडीशन है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ, तो मैं बोलूंगा नेसेसरी कंडीशन है थोड़ा सा सेंटर में लिखा होना। तो ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एसिडिक हाइड्रोजन को। किसमें? जो दो मेजर एग्जांपल होते हैं, तो जैसे एक होती है कीटो फॉर्म, एक होती है इनोल फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म होती है नाइट्रो, दूसरी होती है ऐसी नाइट्रो या ऐसी फॉर्म, या फिर एक होता है इमीन, एक होता है इनमीन। अगर डाउट हो तो स्क्रीन रोक के एक बार पीछे रिवाइज कर लेना है क्या क्या लिख रहा हूं, ठीक है। फिर एक होता है नाइट्रोसो और एक होता है ऑक्साइन। अब देखो बड़ी सिंपल सी चीज नहीं है कि टॉटोमेरिज्म में पूछ लें कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा या इसमें, तो आंसर होगा दोनों में। ऑप्शन आ रहा है ए, क्या इट शोज टॉटोमेरिज्म, यस। ये आ रहा है इट शोज टॉटोमेरिज्म, यस, क्योंकि दीज आर इंटरकन्वर्टेबल। सेम वे आपसे पूछा जाए कि दिस कैन शो टॉटोमेरिज्म, यस, बिकॉज इट कैन इंटरकन्वर्टेबल। दिस कैन शो टॉटोमेरिज्म, यस। ऐसे ही क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, यस। क्या ये शो कर सकता है, यस, क्योंकि इंटरकन्वर्टेबल है ना। अब वो तो फर्क है कि हम देख किसे रहे हैं। इसे देख रहे हैं तो एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन, इसे देख रहे हैं तो डायरेक्टली एसिडिक हाइड्रोजन अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैं बोलूंगा आपको कि आप क्या करो, हमेशा जैसे जो जो फॉर्म मैंने लिखी है इसके स्ट्रक्चर्स भी जरूर लिखो, जरूर, बहुत जरूरी है दिमाग में क्लैरिटी का होना, कि फटाफट लिखो कि दिस इज कीटो, फटाफट लिखो कि दिस इज नाइट्रो, फटाफट लिखो कि दिस इज इमीन, ठीक है। कौन सी फॉर्म है, इमीन। तो ये जब लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि दिस इज नाइट्रोसो। तो यहां से समझ आता है नेसेसरी कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? अटैच्ड विद अल्फा कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज से अगला कार्बन अल्फा कार्बन। तो यहां से तो ये समझ आ गया, ठीक है। यहां से अपने को ये क्लियर हो गया, और जब ये क्लियर हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है। अब आते हैं किस पे, इनोल फॉर्म पे, कि व्हाट इज इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म क्या होती है? तो वी कैन से इनोल फॉर्म तो पता है, CH2 डबल, अच्छा मैंने इधर एसीटोन लिखा है ना, हाँ ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3, देखो ये इनोल है। जब ये इसमें जा सकता है तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ऐसी फॉर्म क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड N OH और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो दिस इज ऐसी फॉर्म। इन अमीन फॉर्म कौन सी होगी, ये है इमीन। इन अमीन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है। ऑक्साइन फॉर्म क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड N OH। तो अगर आप यहां देखो तो एक चीज यहां कॉमन है कि कभी भी OH ग्रुप दिख जाए, ठीक है, O और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम सेम से ही मान लो। नाइट्रोजन थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज्यादा, तो इसका हाइड्रोजन ज्यादा है एसिडिक, इसका कम। बट अगर आप देखो तो सब इनोल टाइप है, इन अमीन, ये भी इनोल है, ऑक्साइन बोल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेसेसरी कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म, अब क्लास में मैंने हर बार देखा है कि बच्चे का ये ऑप्शन आता है इट कैन शो टॉटोमेरिज्म, सही कराता है, ये आता है टिक ही नहीं करता। तो नेसेसरी कंडीशन टू शो प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, जिसका पहला पार्ट क्या बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन का होना, ठीक है। या दूसरा क्या बोल सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होना मतलब हाइड्रोजन अटैच्ड विद, आपके एग्जाम में 12 तक अभी तक मोस्टली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही आए हैं, हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्योंकि उसके बाद वाले सारे अल्फा हाइड्रोजन में आ जाते हैं। ये दो बात याद रखना, कभी गलती नहीं होगी कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो इन टॉटोमेरिज्म स्टेबल फॉर्म की स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? तो देखो बड़ी सिंपल बात है, मैंने आपको बोला जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो स्टेबल होगा। तो यहां पे हमें ये पता है कि सी डबल बॉन्ड हो, सी ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। जो कीटो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है, किससे? देन इनोल। वाई कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म? क्या रीजन है इसका? रीजन ये बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ इज स्ट्रॉन्गर देन सी डबल बॉन्ड सी। देखो ये तो मैं मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है उस पार्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं, बट एक्चुअल में आप भी जानते हो कि जो कीटो फॉर्म होगी उसमें कुछ इस तरीके के बॉन्ड होंगे। यानी उसमें क्या क्या बॉन्ड होगा? सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो यहां पे है सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ जो इन्वॉल्व है, और एच वाला बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच। 3 बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व है। और अगर इसका मैं टॉटोमर बना दूं तो आपको ये भी क्लियर है कि अब क्या क्या इन्वॉल्व है। अब इन्वॉल्व है सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड ओ, और ओ सिंगल बॉन्ड एच। ये 3 पार्ट इन्वॉल्व है, और एक पार्ट ये है बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है, और दूसरा पार्ट है बॉन्ड एनर्जी का ये आप डेटा ऐड कर लेना, और सारे डेटा को ऐड करने के बाद पता चलता है कि दिस इज ग्रेटर। ये बॉन्ड्स की सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या है? हाई है देन सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड ओ एंड ओ बॉन्ड एच। तो अब मैं जिस भी फॉर्म को स्टेबल बोल रहा हूं उसका यही रीजन है। और मेजॉरिटी में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या ऐसी कोई कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है, एक्सेप्ट वन केस। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का, यानी इधर कीटो है और इधर इनोल है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए इस रिएक्शन में कि कीटो और इनोल को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या ज्यादा होगा, तो देखो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, इसकी क्वांटिटी कम है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। क्या हो जाएगी? लेस देन 1। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट देखो कई बार हम क्या सोचते हैं 4 एडवांस के क्वेश्चन कर ले, एडवांस की तैयारी हो गई, नीट के पीवाईक्यू कर ले, नीट की तैयारी हो गई, जेईई मेंस के पीवाईक्यू करवा दिए टीचर ने। अरे क्वेश्चन करवाना तैयारी नहीं होती है, क्योंकि सीन क्वेश्चन जब तक पेपर में आ रहा है मार्क्स आते रहेंगे, जिस दिन अनसीन क्वेश्चन आया वो रियल टेस्ट है आपका, उस दिन पता चल जाएगा कितना समझा है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग। कोई डाउट हो कमेंट करो, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस को यूज करके जो भी डाउट हो यहाँ क्लियर करता जाओ। नाउ अब ऐसे ही दूसरी फॉर्म है नाइट्रो, तो मैं लिख देता हूं कि नाइट्रो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एसी फॉर्म। जो नाइट्रो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है किससे? एसी फॉर्म से। ठीक है, या एसी नाइट्रो फॉर्म मतलब CH3N N डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्गर है, मतलब यहां जो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा है, और यहां जो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी है वो कम है। सिंपल है ये चीज। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? दिस इज अगेन लेस देन, क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये फॉर्म क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी, और ये फॉर्म क्या होगी? लेस स्टेबल। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं जितने भी आप पढ़ रहे हो उसमें इधर वाला पार्ट सब में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे दूं। इमीन और इनमीन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैस करो क्या होगा? लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? ठीक है, आपको गैस करना है व्हाट इज दिस लेस देन और ग्रेटर देन 1। ओके,
फिर सेम वे नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, साथ के साथ थोड़ा मेहनत भी करना है आपको ना, सोचते भी रहना है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। अब एक और, ये जो रिएक्शन है नाइट्रोसो और ऑक्साइन, ध्यान से देखना, नाइट्रोसो और ऑक्साइन, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूं, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रोसो फॉर्म। क्या ये नाइट्रोसो है। एंड ऑक्साइन फॉर्म क्या होगी, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, दिस इज ऑक्साइन। यहां पे याद रखना, आप एल्डिहाइड कीटोन में देखोगे, आप टॉटोमर बना के तुरंत ऑक्साइन में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज ऑक्साइन फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो यहां ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या, ऑक्साइन फॉर्म इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोसो। जो ऑक्साइन फॉर्म है वो नाइट्रोसो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन नाइट्रोसो। मतलब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहां प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो ये हमने पढ़ लिया स्टेबिलिटी। अब आगे लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं हम, जैसे अब हम पढ़ेंगे कि सबको पता है फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो जनरली क्वेश्चन आता है कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन पूछेंगे विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट की परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ने के बाद अब हमें मूव ऑन करना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पे। वैसे तो मूव कर जाना चाहिए परसेंटेज इनोल कंटेंट पे, बट ठीक है अभी थोड़ा सा बीच में डिस्कस कर लेते हैं विच कैन शो टॉटोमेरिज्म एंड विच कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। कंडीशन आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वैसे एग्जाम्पल्स भी अगर वो याद रहेंगे तो मैक्सिमम उन्हीं से ही हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, फिर भी ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कंपाउंड्स विच कैन शो टॉटोमेरिज्म, कंपाउंड्स जो टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला है हमारे पास, ये कंपाउंड है और पूछते हैं क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो यस इट कैन शो टॉटोमेरिज्म, व्हाई, बिकॉज इट हैज दिस हाइड्रोजन विच इज एसिडिक। ये हाइड्रोजन है जो एसिडिक है और एनायन बनाएगा, तो यस ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। सेम वे सेकंड एग्जांपल, या फिर पहले मैं लिख देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया है, डबल बॉन्ड O। बताओ ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं शो करेगा। फिर उसके बाद क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, देन क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। फिर अगर हम बात करें CH3 क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के हमें सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ओके। तो क्या ये सब टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, नेसेसरी कंडीशन वही है कि आपको इनोल फॉर्म चेक करना आना चाहिए, यानी दोनों फॉर्म का अगर अंडरस्टैंडिंग होगा तो ये सब आराम से बता देंगे कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपको आराम से पता चल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं, और मुझे लग रहा है कि हमने ना वैसे इतना डिटेल में डिस्कशन किया ना, अब ये बहुत टफ नहीं रहेगा अपने लिए। अब आप आराम से बता देंगे कि दिस कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म बिकॉज इट हैज दिस एसिडिक हाइड्रोजन,
तो ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। फिर अगर थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट के पास भी कीटो फॉर्म है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इट कैन ऑल्सो शो टॉटोमेरिज्म, ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और अगर हम बात करें अल्फा पोजीशन पे तो sp2 से जो हाइड्रोजन कनेक्ट होगा ये बहुत स्ट्रांगली होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा होगा, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक भी नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये क्लियर हो गया कि ये भी टॉटोमेरिज्म शो करने वाला नहीं है। फिफ्थ पार्ट, यहां भी हम देखें तो हाइड्रोजन नहीं है, तो नो, इट कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। सिक्स्थ, ये इमीन है, तो अगर अब जैसे हमें पेयर याद है इमीन इनअमीन, तो इमीन कैन शो टॉटोमेरिज्म, और इसके पास यस ये अल्फा हाइड्रोजन है विच इज एसिडिक। नाइन्थ पार्ट देखें तो ये इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म है तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा और वापस इधर ही आ जाएगा 1 2 3, तो 1 3 माइग्रेशन होगा ना, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसीलिए मैंने जो आपको नेसेसरी कंडीशन लिखवाई ना, ताकि देखिए पर्पस क्या है, क्वेश्चन होने चाहिए कि क्वेश्चन से रिलेट हो, तो मैंने इसीलिए एसिडिक हाइड्रोजन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक एसिडिक हाइड्रोजन वो जो मेजरली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा, और वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। सेवेंथ पार्ट देखें तो यहां भी डबल सिग्नल और ये बॉन्ड, तो ये एसिडिक है, ठीक है। और नाइट्रोसो ऑक्साइन लिख के जरूर देखो, मैं बार बार ये बात बोलूंगा, लिख के जरूर देखो, ठीक है। तो नाइट्रोसो ऑक्साइन, ओके, तो नाइट्रोसो ऑक्साइन कैन शो टॉटोमेरिज्म, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। एट्थ पार्ट भी देखें तो ये ऑक्साइन ही है, तो ऑक्साइन कैन ऑल्सो शो टॉटोमेरिज्म, तो ये भी शो करेगा। इसको देखें तो दिस इज एसी नाइट्रोफॉर्म, तो एसी नाइट्रोफॉर्म भी टॉटोमर बनाएगा, तो वापस किस में जाएगा, नाइट्रो में। प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये भी दिख रहा है कि ये एसिडिक है, तो इट कैन शो टॉटोमेरिज्म। तो इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चंस किए, कंपाउंड्स व्हिच कैन शो टॉटोमेरिज्म व्हिच कैन नॉट, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको मैं मेजॉरिटी क्वेश्चन जो 10 करवाए ना, मेजॉरिटी इसी पे ही आएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है, बट अब ऐसा नहीं है कि वही सोचना है आपको हमेशा। सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है जेई नीट मेंस एडवांस की तैयारी में, कि बच्चा सोचता है मैं पेपर में ना एक्सेप्शनल सोचूंगा, नहीं, वो एक्सेप्शनल तब सोचना है जब फंडामेंटल थॉट्स ना लगे, कंसेप्ट ना लगे, ठीक है। जैसे कि एक रूल होता है ब्रेट रूल, ठीक है। अब ब्रेट रूल क्या कहता है, ब्रेट रूल का कहना है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कभी भी ब्रिज कार्बन पे नहीं आ सकता, ठीक है, वो ब्रिज पे नहीं आ सकता, कैन नेवर बी ब्रिज्ड कार्बन, कभी भी वो ब्रिज्ड कार्बन नहीं हो सकता। और ये जो ब्रिज्ड कार्बन है ये डिफाइन है किसमें, इट इज डिफाइंड इन बाइसाइक्लिक। जैसे अगर ये कंपाउंड है और इसमें बीच में एटलीस्ट 1 कार्बन है, तो मैं बोलूंगा कि यस ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज ब्रिज कार्बन, ये जो कार्बन है ये दोनों कार्बन ब्रिज कार्बन। और आप खुद सोचिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, तो आप सोचो 120 डिग्री एंगल ऐसा होता है, ठीक है। क्या वो कभी रिंग बना सकता है, नहीं, 120 डिग्री प्लेनर, मर्सिडीज का जो लोगो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर, एक प्लेन पे है। अब आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है कि रिंग में आ जाए, नहीं, क्योंकि रिंग में आते ही तो उसे नॉन प्लेनर होना पड़ेगा और एंगल 120 डिग्री से अलग होगा, ठीक है, इट कैन बी 109 मैक्स, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे वो हो जाएगा हाईली अनस्टेबल, तो बनाता ही नहीं है। यू कैन से रीजन इज रिंग रिजिडिटी, रिंग है वहां पे 120 डिग्री एंगल अटेन करना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन, एज ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन की वजह से वो बनाता ही नहीं है। मतलब
अगर कभी भी यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो नहीं बनेगी। अगर यहाँ कभी भी कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा वो कार्बोकेटायन, क्यों? हाईली अनस्टेबल, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। सेम वे अगर यहाँ कभी डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हुई तो नहीं बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है? कभी भी अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो यू कैन से अगर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा इट इज हाईली अनस्टेबल, आप सीधे बोल दोगे नॉट पॉसिबल। अब ये सब होगा कैसे? अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ही कर लेते हैं, हम टॉटोमर का ही एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे टॉटोमेरिज्म में ही बात करूं तो लेट्स से यहां पर हमारे पास कीटो ग्रुप लगाओ यहाँ पे, और इधर लगा हुआ है CH3 और इधर लगा हुआ है CH3। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो बोर्ड पे। ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है? लेकिन इसके पास हाइड्रोजन है। लेकिन अगर इसका टॉटोमर बना, आप सोचो अगर इसका टॉटोमर बन गया कैसे भी, वैसे तो बनेगा नहीं, बट अगर मैं इसका टॉटोमर बनाने की कोशिश करूं तो बोलो ये क्लियर हो रहा है ना कि यहां डबल बॉन्ड आएगा और इधर H आएगा। अब इधर डबल बॉन्ड आते ही क्या हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये भी sp2 हो गया और ये भी sp2 हो गया। इज दिस पॉसिबल? नो। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले यही चेक करो, ठीक है? कभी भी ये क्वेश्चन आए तो सीधे लिख देना नो, टॉटोमेरिज्म यहां पे नहीं होगा। व्हाई? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रीजन इज ब्रेट रूल। क्या रीजन है? ब्रेट रूल। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है आपसे? अब अगली बार क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पे आपको हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है? और फिर आपसे पूछेंगे कि आप ये बताओ इसका टॉटोमर बनेगा। अब बस कीटोन की पोजीशन चेंज कर देंगे, अब यहां लगा देंगे कीटोन डबल बॉन्ड हो। अब अगर यहां लग गया तो आप सोचिए इस बात को, अगर यहां लगता है तो इसका जो टॉटोमर बनेगा चाहे किसी भी साइड से बने, यही दो पॉसिबल है, किसी भी साइड से बनेगा, पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर हमारा OH आ जाएगा, ठीक है? और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कहीं से भी बने, ब्रिज हेड कार्बन sp2 होगा, ठीक है? जो ब्रिज हेड कार्बन है वो sp2 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, इस तरीके से समझ आए कि दो एग्जाम्पल जो दिखे आपको तो समझ जाना नो, यहां कार्बोकेटायन नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ ब्रेट रूल। अब क्या होता है, कई बार शक्ल बदल बदल के आ जाते हैं, जैसे कंपाउंड है ना, तो ये ऐसे भी शक्ल बदल के आ जाता है, ऐसे, ठीक है? जैसे इस तरीके से आ जाएगा, दिस 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 एंड दिस। अब ऐसे बना हो ये ऐसे बनाओ, एक ही बात है, ठीक है? इसे घबराना नहीं, ठीक है? कभी बोलो सर आपने ये एग्जाम्पल तो करवाया, लेकिन सर आपने ये एग्जाम्पल नहीं करवाया कभी, तो मैं बोलूंगा ये वही एग्जाम्पल है, लिखने का फर्क है बस। तो इसको आप ऐसे लिख दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, और आपसे पूछा जाए क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो आप क्या बोलोगे? नो, ये कभी भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये है ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है? क्या है ये? ब्रिज हेड कार्बन। ओके, चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, वैसे अगर मैं बात करूं नीट में मेजॉरिटी क्वेश्चंस आज जितने हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़े वहीं से आए। एक बार बस ये इनोल कंटेंट के ऊपर जब सब्जेक्टिव पेपर होता AIPMT में तब आया, लेकिन जब से ये नीट पैटर्न आया तब से कभी परसेंटेज इनोल कंटेंट पे क्वेश्चन आए। बट वही प्लानिंग का रूल है, होप फॉर द बेस्ट प्लान फॉर द वर्स्ट। तो यहाँ पे मतलब मैं तो ऑफलाइन में यही बोलता हूँ कि ये भी पढ़ो ध्यान से। तो परसेंटेज इनोल कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें पता है कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो जहां इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल आ सकती है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये मैं प्रायोरिटी वाइज लिखवा रहा हूँ, इसी प्रायोरिटी में याद रखोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, ये प्रायोरिटी स्किप कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो हम डिस्कस करने वाले हैं
कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं परसेंटेज इनोल कंटेंट को, कि कितना परसेंट इनोल हमारा होना चाहिए इस चीज को। और ये बहुत आराम से पढ़ाऊंगा मैं, बहुत ही बल्कि अगर आपको स्पीड तेज लगे तो और स्लो कर लेना 0.5 पे, और बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। तो देखो एक चीज समझो, आपने जैसे मेरा जीओसी का लेक्चर देखा होगा, तो हम किसी भी चीज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिस, उसमें हमेशा टॉप पे एक चीज रखी है, क्या? एरोमेटिसिटी। तो यहां भी टॉप पे क्या आएगा? एरोमेटिसिटी आएगा। अगर कोई कंपाउंड हमेशा, अगर मैं बात करूं हमेशा ही कीटो फॉर्म स्टेबल होगा, लेकिन अगर कभी इनोल फॉर्म एरोमेटिक बन गया तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे समझो एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ये कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज अ कंपाउंड। अगर ये टॉटोमर बना दे, यानी इसका अल्फा हाइड्रोजन अगर चला जाए यहां से इधर, तो आपको पता है अगर हाइड्रोजन सिग्मा टूटेगा क्या बनेगा? पाई यहां पे बन जाएगा। और टॉटोमर को शॉर्टकट क्या याद रखने का? तुम मुझे कीटो दो, मैं तुम्हें, इफ लाइफ गिव यू कीटो देन मेक इट इन अल्कोहल, इनोल। तो अब क्या करना है आपको? इसको चेंज कर देना है। अब जब आप इसकी इनोल फॉर्म बनाओगे तो देखो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाए और इधर आ गया OH। बताओ विच इज एरोमेटिक? डेफिनेटली फिनॉल इज एरोमेटिक। तो दिस फॉर्म इज वेरी वेरी स्टेबल, मतलब 99.99% जो है वो फिनॉल ही मिलता है। तो अगर यहां आपसे पूछा जाए कि विच इज मोर स्टेबल, कीटो और इनोल, तो इनोल फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है, कीटो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो या इनोल? तो यू शुड बी प्रैक्टिस्ड, या आप इतना सफिशिएंटली, आपको चीजें प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप समझ जाओ कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैराटॉटोमेरिज्म। यहां पे हाइड्रोजन जो है वो यहां से माइग्रेट करेगा और कौन सी फॉर्म बनाएगा? इनोल फॉर्म। और जो इसकी इनोल फॉर्म होगी इट इज नथिंग बट फिनॉल। और अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एरोमेटिक है तो उसकी परसेंटेज स्टेबिलिटी भी यही होगी। तो वेरी टॉप वन फैक्टर जो सबसे पहले आपको देखना है दैट इज परसेंटेज इनोल कंटेंट। ठीक है, अब ये जो बात कर रहा हूं, तो यहां पे अगर हम बात बोलें कि अगर एरोमेटिसिटी दिख गई तो हो गया। अब सेकंड फैक्टर का जो मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है, दिस सेकंड फैक्टर इज मेनली फॉर मोनोकार्बोनिल, सिर्फ मोनोकार्बोनिल के लिए, ठीक है, ओनली फॉर मोनोकार्बोनिल। तो मोनोकार्बोनिल में ध्यान से देना है, अगर कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच हैज हायर इनोल कंटेंट, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड का इनोल कंटेंट ज्यादा होगा या कीटोन का? तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन में कंपैरिजन होगा तो आप डायरेक्टली आंसर देंगे किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। टॉटोमेर की एसिडिक स्ट्रेंथ पे आंसर देना है, ध्यान देना है। यानी कि एल्डिहाइड का -I बहुत ज्यादा होता है और ये एक्सपेरिमेंटली भी पता चला कि इसका इनोल कंटेंट कीटोन से ज्यादा है। तो इससे पता चला कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या डोमिनेट कर रहा है? -I इफेक्ट ऑफ एल्डिहाइड। इसके -I इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो गया और इसका परसेंटेज इनोल कंटेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मोनोकार्बोनिल में लगाना है। तो क्योंकि ये सिर्फ मोनोकार्बोनिल के लिए है, इसीलिए इसको मैं कई बार बॉक्स में भी अलग से लिखवा देता हूं इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर। और ठीक है, तो आप चाहें तो इसको अलग से भी याद कर सकते हैं। और क्योंकि ये वाला पॉइंट भी मोनोकार्बोनिल पे लग रहा है एज वेल एज डाइकार्बोनिल अगर वो एरोमेटिक हो जाता है, और ये वाला पॉइंट जो है ये प्योरली मोनोकार्बोनिल के लिए। बट अगर डाइकार्बोनिल है तो ये यही तो बात है, जब पॉइंट्स पढ़ो तो ये भी पढ़ो कि ये कंसेप्ट एप्लीकेबल किसके लिए। तो अब आपको फिर से ध्यान रखना है
इन केस ऑफ डाई कार्बोनिल, और वो 1,3 होना चाहिए, इन केस ऑफ 1,3 डाई कार्बोनिल, अगर 1,3 डाई कार्बोनिल है तो जो नेक्स्ट टॉप फैक्टर आफ्टर एरोमेटिसिटी आप देखोगे, वो नेक्स्ट टॉप फैक्टर होगा। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट टॉप फैक्टर इज व्हाट, इसीलिए मैंने पॉइंट नंबर 2 ही डाले। फर्स्ट टॉप फैक्टर इज एरोमेटिसिटी एंड सेकेंड टॉप फैक्टर इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी 1,3 डाई कार्बोनिल में। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल, और इसमें मैं एक चीज और बोलता हूं, 1,3 डाई कार्बोनिल में जहां इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी, ये पॉइंट बार बार सुनते रहना और या रिकॉल करते रहना। जैसे मैं बोलता हूँ, रिवाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिकॉल। देखो, सबसे बड़ी चीज, जैसे कि आपने प्लांटेशन किया और सीड्स ऐड किए, जितने वेल सीड्स क्या होंगे, इनग्रेन्ड होंगे ढंग से, उतने अच्छे फ्रूट्स आएंगे। ऐसे ही रिवाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बार ढंग से समझ लेना। इसीलिए कहते हैं कि सोर्स एंड टीचर आल्सो मैटर्स अ लॉट, कि पहली बार में ही आपको सारी इंफॉर्मेशन उस सीक्वेंस में दी कि ब्रेन में एक माइंड मैप क्रिएट हो गया। जितने ढंग से अगर आपने पहली बार में समझ लिया, तो दूसरी बार उसे रिकॉल करिए इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, इन फॉर्म ऑफ टेस्ट, और जो गैप्स आते हैं उन्हें रेक्टिफाई करके क्लियर करिए। तो अगर आपने कुछ पढ़ा और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो उसका मतलब ढंग से नहीं पढ़ा पहली बार। दैट्स व्हाई वन शॉट लेक्चर इज हार्मफुल। तो इसलिए आपको डिटेल में पहले पूरा पढ़ना है, पहली बार तो डिटेल में पढ़ना है, पहली बार वन शॉट यूज नहीं करना है। ओके, तो अब आप देखिए, इन केस ऑफ डाई कार्बोनिल, अगर ये दो कंपाउंड हैं, जैसे हमारे पास है एक एल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा कीटोन, ये दो फैक्टर हैं, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत डोमिनेट कर जाती है। मतलब इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, मोर देन 50%, यानी 76% जो है वो इनोल कंटेंट बनता है। तो यहां पे देखो, बड़े ध्यान से सुनना क्या होगा। अब देखो, सबसे पहली बात, इस कार्बन का हाइड्रोजन जो है मोस्ट एसिडिक है। अगर आपसे पूछा जाए, यहां तो एक ही कार्बन है, तो हाइड्रोजन ऑफ दिस कार्बन इज वेरी एसिडिक। व्हाई? बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप। 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। दूसरा, इसे समझने का एक और तरीका भी है। आप खुद सोचिए कि अगर ये H लूज कर देता है एक, तो यहां बन जाएगा कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन रेजोनेंस शो कर सकता है दोनों तरफ, ठीक है। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन गया और इधर विड्रॉ, ओके, एक हो गया रेजोनेंस। फिर ऐसे ही हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हुआ और इधर विड्रॉ, इधर हो गया रेजोनेंस। तो ये दो तरफ रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, यू कैन से कि हम ये कह सकते हैं कि दिस कार्बन आयन इज वेरी स्टेबल। अब अगर ये कार्बन आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसा मिथाइल ग्रुप जिसके दोनों तरफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस हाइड्रोजन को क्या बना देते हैं, एसिडिक। और ऐसे ग्रुप को, ध्यान से सुनना, ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, ऐसे ग्रुप को कहा जाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। क्या कहा जाता है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ही हमने देखा कि दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ये क्या है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ये भी एक्टिव मिथिलीन है, ये भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। अब उसके बाद क्या होगा, तो अब आप क्या कह सकते हो कि दोनों के माइनस आई इफेक्ट की वजह से टॉटोमेरिज्म होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो अब टॉटोमेरिज्म होगा, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और इनके टॉटोमर बना लेते हैं फटाफट। तो टॉटोमर में अगर हम बात करें, तो जल्दी से इसका टॉटोमर बना लिया जाए, को हटा दिया जाए।
हम्म ठीक है। अब देखो इसका मैं टॉटोमर बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना। एच सी डबल बॉन्ड हो। अब एक चीज समझना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें शेप जो होगी वो कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर, यानी 120 डिग्री पे होगा। तो मैं वैसे ही बना रहा हूं, एच सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हुआ CH2, फिर ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। अब इसका जब टॉटोमर बनेगा तो ये हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन ले जा रहे हैं, कहा, ऑक्सीजन पे, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब जब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके टॉटोमर में, तो ध्यान से देखना, दे आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है, रिवर्सिबल साइन बनाते हैं। और ये एक हाइड्रोजन यहां से गया जिसकी वजह से यहां आ गया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आने की वजह से अगेन एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, राइट। अब ये 120 डिग्री एंगल आया, यहां डबल बॉन्ड आया, और ये डबल बॉन्ड टूट गया, और यहां पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट हुआ तो इस पे आया डेल्टा प्लस, और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज, वो लोकलाइज है, फिक्स है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा। अब इसके बीच में भी आपस में क्या हुआ, अट्रैक्शन। क्या हुआ, अट्रैक्शन। अब देखो, एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन में, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज चिलेशन। तो दो वर्ड यूज किए जाते हैं इसके लिए, या तो ये वर्ड यूज किया जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, या वर्ड यूज किया जाता है चिलेशन, ठीक है। तो चिलेशन वर्ड में आपको ध्यान देना है कि जो चिलेशन है ये रिंग फॉर्मेशन को ही कहा जाता है। और 6 मेंबर्ड रिंग तो वैसे ही सबसे ज्यादा स्टेबल है, नेचर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री, एंड 6 मेंबर्ड रिंग इज वेरी सिमेट्रिक, तो ये इसलिए भी स्टेबलाइज हो गया। तो इतना ज्यादा स्टेबलाइज हो गया कि ये 76% है। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए परसेंटेज इनोल कंटेंट, तो सबसे ऊपर किसे रखोगे, एरोमेटिसिटी। सेकंड नंबर पे किसको रखोगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अब बोलोगे सर मुझे ना एक डाउट आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है मैं आपका डाउट लगभग समझ पा रहा हूं। आपका डाउट अब ये आ रहा है कि सर अगर एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करने के लिए बोल दे तब, तो मैं बोलूंगा एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करने के लिए बोलते हैं तो आप सोचो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वी कैन इजिली ऑब्जर्व, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3, और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम मतलब दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3, ओके, और यहाँ पे भी CH3 और इधर भी CH3, सब कुछ सेम है, सब कुछ। सिर्फ क्या इंपैक्ट आ रहा है, हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया है, मिथाइल ग्रुप, ओके। अब आप समझो इस बात को कि हाइड्रोजन की जगह अगर मिथाइल ग्रुप आ गया तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड के केस में ज्यादा है कीटोन के। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि इन केस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि विच हैज हायर इनोल कंटेंट, डाई कार्बोनिल इसका होगा, या अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो उसका होगा। तो योर आंसर इज व्हाट, एल्डिहाइड, बिकॉज एल्डिहाइड का माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट मेक हाइड्रोजन मोर एसिडिक, ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसको ज्यादा एसिडिक बना रहा है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले एरोमेटिसिटी, फिर क्या देखेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगेन देखो कॉन्सेप्ट तो मेंस एडवांस जेई कुछ नहीं होता, तो एक हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों की, आप सोचो जब इसका हमने क्या बनाया, इनोल फॉर्म,
तो जब हमने इसका इनोल फॉर्म बनाया तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ओ एच, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें सी, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ CH3, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, लेट्स से हाइड्रोजन भी हो सकता है या R1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इधर एक ग्रुप लगा हुआ है Z और इधर है मिथाइल ग्रुप। अब आप बताओ अगर ये ग्रुप बल्की होगा तो क्या होगा, सोचते जाओ बड़े ध्यान से। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो सके तो अगर फोकस हो रहा है, देखो फोकस लाने का एक सिंपल तरीका है जो मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ ऑफलाइन में, कि अगर फोकस बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना तो सीधे ऐसे बोलो 1 2 3 4 5 फोकस, और इससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है 5 4 3 2 1 फोकस, एकदम से फोकस आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये रिंग है, अगर ये ग्रुप बल्की हुआ, ध्यान से सुनना, अगर इस ग्रुप का बल्कीनेस बढ़ता है, ध्यान से देखो, अगर इस ग्रुप का बल्कीनेस बढ़ता है तो क्या होगा, ये इधर वाले ग्रुप को और इधर वाले ग्रुप को रिपेल करेगा। इसको रिपेल करेगा तो ऊपर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ऊपर अगर कंप्रेस करेगा तो इसको थोड़ा ऐसे समझो कि अगर ये जो ग्रुप है ये ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, कि हमने कुछ तरीके से एंगल बढ़ा दिया, इस तरीके से इसको और दूर रिपेल कर दिया ऐसे। अब ये ग्रुप बल्की है तो इसने सेम वे इसको भी रिपेल कर दिया। अब रिपल्शन की वजह से एंगल बढ़ गया। जब यहां से रिपल्शन से एंगल बढ़ेगा तो बताओ यहां एंगल घटेगा या नहीं घटेगा, तो यू कैन से यस, यहां पे एंगल घट जाएगा। तो हम उस एंगल को थोड़ा सा ऐसे घटा देंगे। यानी कि एक चीज समझ आ गई बड़ी जल्दी, क्या समझ आई, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रांग हो गई, यानी कि जो चिलेशन है वो और अच्छी हो गई। तो अगर बल्कीनेस बीच में बढ़ गई तो व्हाट यू कैन से, परसेंटेज इनोल कंटेंट इंक्रीजेस, कि जो परसेंटेज इनोल कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। तो ये वाला फैक्टर वैसे रेयरली पूछा जाएगा, मेनली तो एल्डिहाइड और कीटोन से ही पूछा जाएगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। मैं बार बार रिवाइज भी करवाता जाऊंगा ताकि आप भूलो मत। सबसे पहले परसेंटेज इनोल कंटेंट में हम एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं चिलेशन, लेकिन अगर वो फैक्टर सेम है तो क्या चेक करेंगे, तो थर्ड फैक्टर हम चेक करते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्या चेक करेंगे, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। अगर बेंजीन रिंग हुई तो उसका क्या होगा, इनोल फॉर्म सबसे ज्यादा होगा। एक्सटेंडेड रेजोनेंस का एग्जांपल, जैसे यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O CH2, C डबल बॉन्ड O और इधर फिनाइल। अब इसका इनोल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। लेट्स ड्रॉ इट्स इनोल फॉर्म। तो इसका इनोल फॉर्म बना देते हैं फटाफट, एंड दिस इज इंटर कन्वर्टेबल। तो इनोल फॉर्म क्या होगा, अब आपके दिमाग में वो 6 मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर तो आई है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, वैसा नहीं बना रहा, सीधे ऐसे ही बना रहा। अब सी, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पूरा रेजोनेंस है। कैसे, क्योंकि बेंजीन के आते ही रेजोनेंस एक्सटेंड हो गया है। कैसे, डबल सिंगल डबल, देखो मैं ध्यान से देखना बोर्ड पे, ठीक है, मैं जो लिख रहा हूं उसको देखते जाओ, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर आगे वही डबल सिंगल। इस एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से ये रिंग और ज्यादा स्टेबल हो गई। तो यहां परसेंटेज इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा है। तो कभी भी अगर बेंजीन लिखी हो तो उसको सबसे आगे कर देना, लेकिन एक चीज ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉमन होनी चाहिए, कि ऐसा एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। ध्यान सुनना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक में नहीं हो रही है, लेकिन बेंजीन रिंग है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर आपके पास
बहुत ध्यान से सुनना है एग्जाम्पल, ठीक है, इसीलिए मैं हर बोर्ड पे अलग अलग पॉइंट ही लिख रहा हूँ कि कंफ्यूजन आए नहीं। लेकिन अगर आपके पास दो एग्जाम्पल है जिसमें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखो ये भी इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ध्यान से सुनना, और अगर इधर में बेंजीन लगा दूं तो भी इसका इनोल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो व्हाट इज द कॉमन फीचर हियर? इनोल फॉर्म ऑफ बोथ, ध्यान से सुनना इस बात को, इनोल फॉर्म ऑफ बोथ शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे को चिलेशन लिखने में टाइम कम लगेगा तो वही लिख देता हूं। दोनों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। अब मैच टाई हो गया तो मुझे किस पे जाना पड़ेगा बोलो? तो मुझे जाना पड़ेगा एक्सटेंडेड रेजोनेंस में। तो विच हैज हायर इनोल कंटेंट आउट ऑफ फर्स्ट और सेकंड? तो यू कैन से सेकंड हैज हायर इनोल कंटेंट। आप इससे क्वेश्चन लगा के देखना, ठीक है, और मुझे बताना कि परसेंटेज इनोल कंटेंट के क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं, और जरूर कमेंट करना मुझे। अभी तो नहीं लगाओगे, मान लो वीडियो देख रहे हो, जरूर वापस आके कमेंट करना कि ये कितना हेल्पफुल रहा, क्या सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस इज एक्सटेंडेड रेजोनेंस। अब मान लो एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं हो रहा, तब क्या देखेंगे? तब हम देखेंगे, तो अभी तक हम कितने पॉइंट देख चुके हैं? 3। तो अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, एंड दिस फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? एसिडिक हाइड्रोजन। अब हम क्या देखेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा इनोल कंटेंट होगा। क्यों? क्योंकि टॉटोमर में उतनी जल्दी वो हाइड्रोजन चला जाएगा। तो परसेंटेज इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक हाइड्रोजन। समझो, मैं आपके सामने लिख रहा हूं एग्जांपल, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। जैसे HC डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, अब सब कुछ सेम है, बस कुछ कुछ ग्रुप्स को हम बदलते जा रहे हैं, राइट, कुछ कुछ ग्रुप्स को हम बदलते जा रहे हैं। स्क्रीन पे आ रहा है सही? हाँ। अब लेट से यहां पे मैंने लगा दिया मिथाइल और यहां पे एल्डिहाइड है, यहां पे दोनों तरफ कीटोन कर दिया, और यहां पे एक तरफ एसिड कर दिया और एक तरफ कीटोन कर दिया। अब आपको जीओसी से एक कॉन्सेप्ट पता है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के, ठीक है। और माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होता है? एल्डिहाइड का। तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है? याद कर लेते हैं, एल्डिहाइड का। उससे कम किसका है? थोड़ा स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, कीटोन का। उससे कम किसका है? एसिड का। तो आप चेक करो सबसे ज्यादा माइनस आई किसमें? तो अगर आपसे पूछा जाए 1 2 3 4 बताओ, तो हम देखेंगे यहां 2 एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का माइनस आई बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है फर्स्ट में। सेकंड में एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, कीटोन का माइनस आई एल्डिहाइड से कम होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड का हाइड्रोजन लेस एसिडिक होगा, समझ रहे हो? यहां 2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहां पे एक माइनस आई थोड़ा कम बढ़ गया, कमजोर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? कमजोर। इधर दोनों साइड कीटोन आ गए जिनका माइनस आई इफेक्ट एल्डिहाइड से तो वीक ही है, तो क्या बोला जाएगा? ठीक है। नाउ फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में देखें, एक तरफ कीटोन है एक तरफ एसिड, एसिड का माइनस आई इफेक्ट कीटोन से भी कम। तो ये समझ आ गया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनोल कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से चेक कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर फटाफट इसको समराइज जरूर करना चाहूंगा। सबसे पहले चेक करेंगे एरोमेटिसिटी, फिर चेक करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं, जब लेक्चर खत्म हो तो आपके दिमाग में ये पॉइंट एकदम फिट हो जाए एकदम। तो ये सारे पॉइंट्स हम लगाते चले जाएंगे। एरोमेटिसिटी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करेंगे यानी चिलेशन, लेकिन अगर सभी के अंदर चिलेशन है तो हम एसिडिक हाइड्रोजन देखेंगे, वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस देखेंगे यानी प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग, ठीक है।
और अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो हम देखेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। एंड द लास्ट फैक्टर इज सॉल्वेंट। अगला फैक्टर क्या है? सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, बड़े ध्यान से सुनना। अब यहां पे फिर वही बोलूंगा मैं कि आपको चेक करना है, दिस इज कीटोन। CO bond is very polar as compared to COH bond. COH bond के कंपैरिजन में CO bond ज्यादा पोलर होता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ जाओ यहां 2 CO बॉन्ड है, यानी कि इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। पहले ये समझ रहे हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा और क्यों। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन 2 CO बॉन्ड है, ज्यादा पोलर होगा। कैसे समझोगे? सॉरी, ये CO बॉन्ड टूट जाता है बड़ी जल्दी, ठीक है, O माइनस प्लस बनाता है, तो माइनस और प्लस पूरा 4 सेपरेशन आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे, और प्लस बहुत ज्यादा पोलैरिटी है, तो पाई बॉन्ड की वजह से पोलैरिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होते हैं, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, बच्चा पूछता है कि सर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां भी है, सर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां भी है, आप इसको ज्यादा पोलर क्यों कह रहे हो? तो मैं बोलता हूँ देखो, सिग्मा बॉन्ड में ना स्ट्रॉन्ग बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं खींच पाता। लेकिन पाई बॉन्ड वाले केस में क्या होता है, सिग्मा से तो अपनी तरफ खींचा हुआ है, प्लस जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ऊपर ऐसे साइडवेज ओवरलैप होते हैं, ये किसी रिएजेंट या सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तुरंत पोलराइज हो जाते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। उसकी वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी पोलर। अब लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है, तो वाटर में इनोल कंटेंट सबसे कम हो, लेकिन अगर सॉल्वेंट है साइक्लोहेक्सेन तो वहां पर इनोल कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये पोलर नॉन पोलर है, और नॉन पोलर में जिसका डाइपोल मोमेंट कम है वो ज्यादा होगा। और अगर मैंने बोल दिया गैसियस फेज, तो गैसियस फेज में सबसे ज्यादा कौन होगा? इनोल। तो ये कॉन्सेप्ट, तो परसेंटेज इनोल कंटेंट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सॉल्वेंट में ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा होगा पोलर सॉल्वेंट में और सबसे कम होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो टोटल 5 टाइप्स। तो बच्चों, हमने सारे कंसेप्ट्स का डिस्कशन किया है, बहुत आराम से किया है, मैंने कोशिश की कहीं भागू नहीं। कुछ ऐसा लग रहा है कि फंबल हो गया है तो कमेंट कर दो, मैं उसे शॉर्ट्स में और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश की है कि एकदम प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे करवा जाए आप क्वेश्चन कर पाए। अब मैं आपसे फिर यही बोलूंगा कि प्रैक्टिस करो, जाके क्वेश्चन लगाओ, हो पा रहे हैं या नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है तो कमेंट करो। अच्छा, गड़बड़ से मुझे याद आया कि एक एग्जाम्पल है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो है एज एन एक्सेप्शन है। अब लेकिन इस तरीके से ना हर जगह मत सोचना। ठीक है, जैसे ये पूछा जाएगा कि विच हैज हायर इनोल कंटेंट, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ओके, या उसके बाद अगर हम बात करें कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो हम आंसर बोलते हैं कि हायर इनोल कंटेंट यहां पे है। यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि यहां पर ये लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये रोटेट कर जाते हैं सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। ध्यान से सुनना, जिसकी वजह से अभी हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, बट मैं कंफर्मेशन पढ़ाऊंगा तो फिर इसे डिस्कस कर लूंगा एक बार। तो ये रोटेट कर जाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी 1,2 डाइकार्बोनिल और 1,3 डाइकार्बोनिल हो तो 1,3 डाइकार्बोनिल का इनोल कंटेंट हमेशा ही ज्यादा होगा। बट अगर यही चीज साइक्लिक में आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर साइक्लिक आ जाए, ठीक है, अब आपसे पूछें कि किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर यहां तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग मना कर दी और बोला रिपल्शन है तो रोटेट हो गई, यहां क्या करोगे? यहां रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइक्लिक है, रिंग रिजिडिटी की वजह से ये मूव नहीं कर पाएगा। फिर मैंने इसका क्या किया, स्ट्रक्चर बनाया इनोल फॉर्म।
और जब मैंने इसका इनोल फॉर्म बनाया तो देखो जरा बोर्ड पे क्या हुआ, OH। तो रिपल्शन को तो वो कुछ कर नहीं सकता था, रिपल्शन रहेगी। लेकिन अगर टॉटोमेरिज्म हो गया तो क्या हुआ, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल भी हो गया। तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का इनोल फॉर्म स्टेबल होता है, लेकिन अगर ओपन स्ट्रक्चर है तो इसका इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होता, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर में रिंग मूव कर जाएगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ गए आप बात? तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहां पे नहीं होगी। ओके, तो आई होप अब वही ऑलवेज हार्ड वर्क इज द की, जैसे बड़ा फेमस कोट है कि मोटिवेशन के मिलियंस ऑफ फॉलोवर है क्योंकि उसमें कुछ टाइम नहीं लगता है, हार्ड वर्क के फॉलोवर कम है। तो अगर आप हार्ड वर्क के फॉलोवर हैं, यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, क्योंकि वो 1% ही होते हैं और कट ऑफ में 1% बच्चा टोटल का सिलेक्ट होता है। कहीं 18 लाख एस्पायरेंट्स हैं, कहीं 16 है, कहीं 20 लाख एस्पायरेंट्स हैं, तो वहाँ सिलेक्शन 1% या 0.1 का ही हो रहा है। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो कंपटीशन बहुत कम है, बिकॉज सब डिस्ट्रैक्टेड है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।